अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ साउथ एशिया के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शैला महमूद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम। और हमारे इस टी टाइम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारी शोबिस की ऐसी शख्सियात से कि जिन्होंने जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत तो पूरी दुनिया में अपने काम के ज़रिए ख़ुद को मनवाया और अपना एक जो है वो मकाम अलग एक बनाया है, अपनी शख्सियत का एक जो कहते हैं ना यकताई लेकर आए हैं अपने फ़न के अंदर। तो उसमें हम जो है वो आपकी मुलाकात फ़नकारों से भी करवाते हैं, अदीबों से भी करवाते हैं और पिछले बार जो है वो मुजस्मा साजी करते हैं जो लोग, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाई है। तो जनाब आज इस शो के अंदर हम आपकी मुलाकात जिस आर्टिस्ट से करवा रहे हैं उनका जो सफ़र है वो फिल्म, टीवी और अब थिएटर तक भी आ चुका है और वो उन्होंने जो है वो अपने काम के ज़रिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़ुद को मनवाया है। और रिसेंटली जो उनका काम बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रहा है वो है कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 14 अगस्त जो अनवर मकसूद साहब का ड्रामा है 14.5 अगस्त, उसके अंदर जो है वो लीड रोल में दो किरदार आपको नज़र आ रहे होंगे। एक तो बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का और दूसरा जो है वो गांधी जी का था। तो आज हम जो है वो उसी 14.5 अगस्त के जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है उनको हमने मेहमान बनाया है। उमर काजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उस थिएटर में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाले थे। कैसे हैं आप उमर? खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं कि जब आपको ये वाला कायद-ए-आज़म का रोल जो है वो ऑफर हो रहा था तो जाहिर सी बात है बाबाए कौम एक बड़ा नाम, तो क्या फीलिंग्स थी उस वक्त कि अब था कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अगर आप मेरा करियर देख लें पिछले जितने भी साल मैं कर रहा हूँ बचपन से ही, तो मैंने हमेशा बहुत सिलेक्टेड काम किया है। उसकी वजह ही ये होती है कि मैं पहले पूरी रिसर्च करता हूँ कि मैं काम कर सकता हूँ उस ऑप्टिमम लेवल पे निभा सकता हूँ या नहीं। मुझे फारिग बैठने से और काम ना करने से वो मंजूर है बजाय कि मैं बुरा काम करूँ या मैं वो काम प्रॉपरली निभा ना पाऊँ। तो यस, आई हैड माई रिजर्वेशंस अबाउट दिस कैरेक्टर, कायद-ए-आज़म के कैरेक्टर जब मुझे ऑफर हुआ। जी ठीक है, तो फिर आपने उसको ओके कैसे किया? मतलब आपने कहा कि हाँ नाउ आई एम रेडी फॉर दिस, ओके कैसे किया? पहली तो बात है कि ये मुझे एक्टिंग से इतना वो नहीं था मसला। मुझे ये था कि मैं फर्स्ट चीज़ जो है ना लुक, क्या मैं लगता हूँ या नहीं। बिकॉज हमें यही एक्सपीरियंस से सीखा है हमने कि अगर आप लुक आपकी उस कैरेक्टर से मिलती है तो आपको आपका 30 to 40% काम हो जाता है वहीं पे। 60% इज़ रिजेम्बलेंस होनी चाहिए उस कैरेक्टर के साथ। रिजेम्बलेंस जी हमें बताया गया है और हमने ये चीज़ फील भी की है फिल्म्स देख के, बड़ी बड़ी ऑस्कर्स की मूवीज़ या हिट मूवीज़। तो वो कैरेक्टर आपको हेल्प करती है वो चीज़, अगर आप कैरेक्टर ऑब्वियस लग रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी और स्पेशली उन्होंने मुझे एजड भी दिखाना था। तो एक अंकल थे जो, मैं जिमखाना का मेंबर हूँ, लाहौर जिमखाना, तो वहाँ पे मैं जाता था ऑब्वियसली, रोज़ाना जाता, अभी भी जाता हूँ बट अभी तो ब्रेक हुआ है। तो वो एक अंकल 85 ईयर्स के थे, उनसे मैंने मुलाकात की और उन्होंने मुझे कई दफ़ा बताया कि मैं 2 दफ़ा कायद-ए-आज़म से मिल चुका हूँ। तो मैंने कहा आपको किसी सियासी शख्सियत से मेरी शक्ल मिलती हुई नज़र आती है? तो सोच में पड़ गए। तो मैंने कहा फिर भी कुछ थोड़ा रिजेम्बलेंस वगैरह, कोई कायद से कुछ थोड़ी बहुत। कहते बेटा पहले तो मैंने नहीं सोचा, अब तुमने बोला तो मुझे लग रहा है जैसे कायद ज़िंदा होके आ गए हैं, बस थोड़ा जवान कर दो, थोड़ा यंग कर दो। तो ये मुझे बड़ी एक चीज़ क्लिक की। और इसके अलावा जो दावर महमूद हैं उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि मैं दावर को नहीं जानता था, मैं इन लोगों से मिला नहीं था, कॉपी कैट और तो ये तो रियलिटी है। तो मुझे इन्होंने बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि आप कर लोगे और आप ही करोगे और आप ही कर सकते हो, और इस तरह कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी। तो मैंने कहा अगर ये इतने ज़्यादा श्योर है क्या, श्योर है और कीन है और इतने इंथ्यूजियास्टिक है, आई लव हिज इंथ्यूजियाज्म। सही, मेरी कसम से ये जो भी मैं कर पाया हूँ, ये जो दावर की अंदर जो फायर है और वो चीज़ ना होती ना तो मेरा ख्याल है इतना नहीं हो पाता। हमने देखा उसके अंदर आपका पूरा गेटअप जो है वो टोटली वैसा ही है, और वो तो खैर गेटअप मास्टर ही करते हैं उसमें। तो उसके अंदर क्या कोई प्रॉब्लम आई कि कोई वेट का कुछ आपको करना पड़ा या ऐसे ही आपको बस गेटअप कर दिया गया? नहीं, वेट तो थोड़ा मुझे ऑब्वियसली कम करना पड़ा था। मैं वही पूछ रही थी कि आपने कम किया इस कैरेक्टर के लिए? डाइट करनी पड़ी। जी डाइट तो मैंने की तो है। कितना वेट लॉस किया उसके लिए? आई थिंक 5 to 6 kg। 15 का टारगेट था लेकिन 5-6 में कर पाया बट दैट वाज आल्सो गुड। क्योंकि हमारे कायद भी जो थे वो बाबाए कौम, वो भी धान पान सी एक शख्सियत जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल दुबले थे। एग्जैक्टली। मुझे एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी लगी
ये भी मैं दावर की बात करना चाहूँ, क्योंकि जब जहाँ बात बनती है और जो डिज़र्व करते हैं, मैं उसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करता। जब मैं आया तो वी हैड दिस कॉन्वर्सेशन कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज आई लाइक टू पोज माई सेल्फ और आई लाइक टू नेम माई सेल्फ एज एन डायरेक्टर्स एक्टर। तो मैंने कहा आपको चाहिए क्या है इसमें। ऑब्वियसली आपने मुझे बुलवाया, आप किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, कोई इतनी सादी तो चीज़ नहीं थी कि जो कोई भी कर ले। हाँ बिल्कुल। तो यू वांट मी कि मैं बिल्कुल ही वो बन जाऊं जैसे वो थे, या आपको थोड़ा सा कुछ चेंजिंग चाहिए, और या मेरी कुछ पर्सनैलिटी या मैं कुछ ऐड करूं। तो हमने उसमें 2 आवाज़ें सिलेक्ट की थी। एक तो कायद की अपनी आवाज़ थी, स्पीच थी, और एक रेक्स हैरिसन का जो एक हॉलीवुड एक्टर हैं 60s के, उनका थोड़ा सा ब्लेंड ही वांटेड ठीक है। कि अगर मैं ये ले आऊं। वो बिल्कुल नीची पिच पे के ऊपर थे रेक्स हैरिसन, और कायद जो थे वो बहुत ऊंची के थे। और मसला पता है ये हमारे साथ क्या जा रहा था, कायद की तो कई इतनी सारी चीजें है ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर। आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ मटेरियल। मैं वही आपसे सवाल करने लगी थी कि जाहिर सी बात है जिस वक्त आपको ये कैरेक्टर ऑफर हुआ तो आपको मतलब जब आपने सोच लिया कि हाँ मैंने ये करना है, तो उसके बाद फिर आपने रिसर्च की होगी, जाहिर सी बात है आपने देखा होगा कायद चलते कैसे थे, कायद बैठते कैसे थे, कायद सिगार कैसे पीते थे, एक बड़ा वो एक उसमें नज़र आ रही थी। तो वो रिसर्च वगैरह भी उस पर की थी, लोगों से बातचीत की है, खाली आपने इंटरनेट वगैरह के ऊपर ही जो चीज़ बहुत कम है, वैसे तो चीज़ें बहुत कम है, अवेलेबल नहीं है इतनी सारी चीज़ें, तो उनसे क्या क्या ऑब्जर्व किया आपने? देखिए बातें सुनने में और होती हैं और देखने में और होती हैं। विजुअल बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। विजुअल आप किसी को आप मरते हुए देखते हैं तो आपका एक इम्पैक्ट छोड़ता है। अगर आपको कोई बात में कहेगा कोई किसी की डेथ हो गई तो वो एक बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं, वो तो मैंने विजुअल को ज़्यादा तरजीह दी। विजुअल्स मेरे पास पिक्चर्स की सूरत में थे, यूट्यूब पे स्पीचेस थी, और जो भी उनका वो जो उस वक्त नेगेटिव होता था, तो वो जो स्पीच करते थे वो 35 पे थोड़े थोड़े जो क्लिप्स हैं वही थे। अनफॉर्चुनेटली इतना कुछ ज़्यादा था नहीं। तो उसमें ये बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि मुझे मार्जिन ये मिला कि मैं उसमें ऐड कर सकूँ बहुत कुछ। सही, क्योंकि है ही नहीं तो कैरेक्टर आप बना सकते हैं। और स्पीच मोड में जो है वो है सिर्फ ऊंची स्पीच बोली, नॉर्मल जिस तरह वो बात करते हैं इसका मटेरियल ही नहीं है। हाँ वो सिर्फ एक साइलेंट, उस पे कुछ वॉक्स वगैरह हैं, कुछ वो वाली देख लें क्या है मटेरियल। एंड देन मुझे लाने का मकसद ये था कि दे वांटेड कि इस दफ़ा हम कायद को एक न्यू लुक दें, एक न्यू स्टाइल दें, लाइक अ सुपर हीरो स्टाइल, या एक एरिस्टोक्रेटिक स्टाइल, या एक बहुत ही स्टाइलिश जो लुक पहले नहीं आई गई, जो कि अट्रैक्ट करे, और जो एक जिस तरह हम मैसेज जो भी देना चाह रहे हैं प्ले का वो लोग सुने, एक ग्लैमराइज किस्म के हवाले से। तो इसमें अगर कायद थोड़ा बहुत डिफरेंट भी हो जाता हूँ मैं कायद से, जैसे किसी ने मुझे कहा जी एक टांग पे वो चलते थे, तो दैट वाज नॉट द कंसर्न ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का कंसर्न था कि वो अच्छे लगें, वो स्टाइलिश लगें। सही हमने यहाँ पे वो नहीं एग्जैक्ट कि ऑस्कर के लेवल से एग्जैक्ट वो चीज़ दिखानी है, वो ना भी हो, एंड देन हम नहीं भी दिखा सके अगर बिकॉज कि उनका इतना मटेरियल ही नहीं है। तो हमने जब अपनी चीज़ें ऐड की तो एक अच्छी चीज़ बन गई, और दैट वाज द मोटिव कि लोग देखें, लोग लाइक करें, लोग टिकट खर्च के अंदर आए और लोग तारीफ करें। दैट वाज द मेन मोटिव। सही। तो गांधी और कायद की जो कन्वर्सेशन चल रही होती है, कई जगहों पे छोटे छोटे कोई ऐसा डायलॉग जब भी आप जो है ना वो कायद के कैरेक्टर में आके अगर कुछ बताना चाहें तो, अगर फर्स्ट करें लाइक अगर कायद मेरे साथ होते तो वो मुझसे कैसे बात कर रहे होते? मुझे लगता है आपने जो भी सोचा है वो ठीक है, लेकिन मैं कभी भी आपको इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा कि आप अपनी मर्जी से चलें। आपको हमेशा सब लोगों से मिलकर और कंसल्टेशन करके ही चलना चाहिए। वाह वाह क्या बात है। नहीं हम सब मिलकर ही चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा जो है वो लाउड और थोड़ा सा एक्सेंट का थोड़ा सा एक टच जो डिफरेंट लगा मुझे आपकी नॉर्मल बातचीत से, और जो आप कायद के कैरेक्टर में जाकर बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को भी उसके ऊपर भी काम किया था, जो एक्सेंट है थोड़ा सा उनका। वो तो एज एन एक्टर वो आपका होता ही है, बट मेरी चूँकि HSN की स्कूलिंग है, ब्रिटिश स्कूलिंग, मेरी किंडरगार्टन इंग्लैंड से, अमेरिका 5 साल रहा हूँ, हॉलीवुड में भी मैं काम करता रहा, आई हैव डन थिएटर इन हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, और इतना ग्रैंड थिएटर तो नहीं था लेकिन आई हैव एक्सपीरियंस। तो टेलीविज़न और फिल्म्स तो वो काम तो उस पर नहीं करना पड़ा, वो तो मैं कर ही सकता था, बल्कि वही पहली चीज़ थी जो इन्होंने मुझे वॉइस नोट एक भेजा था कि ये थोड़ा सा आप
अंग्रेजी इस तरीके से बोल के दिखा दें, एरिस्टोक्रेटिक इंग्लिश, तो वो मैंने Okay. मेथड एक्टिंग भी वहाँ पे स्टडी की हुई है यूएस सही। में, और दैट आल्सो हेल्प। मैं रिप्रेजेंटेटिव भी रहा हूँ मेथड एक्टिंग का एल पचिनो के अंडर एक्टर स्टूडियो में, सही फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट। सही तो सही। इसलिए वो चीज़ें हमें स्पीच वगैरह चीज़ें बताई हैं, तो वो तो इतना इशू वो तो फिर आप एज एन एक्टर आप फिर उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेते हैं ना कि आपने किस कैरेक्टर में घुस के जो है ना वो काम करना है। सीरियसली मुझे ना दावर जो चाह रहा था एज अ डायरेक्टर स्क्रीन पे लाना, उसके इंस्ट्रक्शंस के अलावा कोई कैरेक्टर पे इतनी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ी। ओह वाह, वो लकीली वो फिर कहते हैं कि बस हो गया हम शुक्र गए और है हो अल्लाह गया। का। जी बिल्कुल। कायद 14.5 अगस्त के हमारे साथ मौजूद हैं उमर काजी और इनसे बातचीत भी चल रही है। मजीद भी हम जो है वो उनसे गपशप अभी आगे करेंगे और यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं शैला महमूद आपकी मेज़बान। और मेरे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का किरदार निभाने वाले उमर काजी। उमर काजी जो है वो, मैं यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि थिएटर तो करते ही हैं, फिल्म में भी काम किया, टीवी में भी किया, मॉडलिंग भी आप करते हैं साथ साथ। तो मुझे ये बताएं, उमर के बचपन से शौक था या फैमिली में कोई ऐसा था जिससे इंस्पायर होके आप शो बिज़नेस की तरफ आए, या बस ऐसी चलते चलते आ गए कि जी बस ऐसी दिल पे शौरी के लिए चाहा कुछ और काम मिला और फिर कर लिया? मुझे जब छोटा सा था ना 8-9 में, तो मुझे याद है कि एक हमारा बड़ा स्टोर, फेमस स्टोर है, वहाँ पे मैं खड़ा होता था कभी कोई चीज़ लेने कुछ, तो वो मुझे वहाँ पे लोग कहना शुरू हो जाते थे, यार बड़े खूबसूरत हो, तुम फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते, तुम ड्रामों में क्यों नहीं ट्राई करते, यार बड़े खूबसूरत हो। अब खूबसूरत, पहला तो ये वो सीन था कि बंदे को पता भी नहीं था खूबसूरत, क्योंकि हमें तो घर में गालें ही पड़ती रही हमेशा। ये वैसे ये हर कामयाब इंसान का है ये वाला इशू, मतलब इंक्लूडिंग मी, कि हम बेचारे घर में ऐसे ही होते हैं। मतलब हमारे घर वालों के लिए हम स्टिल कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में आपके घर वालों के लिए भी ये होगा कि कुछ भी नहीं है, हाँ बस सही है, ठीक है। मेरे अब्बू खुद माशाल्लाह हैंडसम थे, तो वो उनको भी बड़े कॉम्प्लीमेंट्स मिलते, तो कहते तू कहाँ से आ गया, चला बैठ आराम से तू। तो मैं वो इस तरह से, वो इतनी इस तरफ हमारा फोकस नहीं रहा, बट वो इतना लोगों का कहना, और तो फिर लेकिन मेरे जहन में ये चीज़ हमेशा थी कि पता नहीं अब एक्टिंग कर सकता हूँ या नहीं। हाँ, खूबसूरती खाली, खूबसूरत होना अलग बात है, बट आप एक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो अलग बात एंड है। देन कैमरे में कैसे लगते हैं ये भी है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे लोग कैमरे में नहीं वो चीज़ आती है, बिल्कुल ऐसे ये ही भी है। इशू, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बट आई वाज इन 9th, तो आपको पता है बच्चों को फिर आप थोड़ा बहुत चढ़ाव दो तो फिर वो थोड़ा से हो जाते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ बैठ गई ना आपकी चीज के कुछ करना है इसमें। फिर तो आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग और इधर उधर, फिर प्रैक्टिस करना शुरू हो गया एक्टिंग की, शीशे को देख के। रुखसाना नूर, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनसे मुलाकात हुई। सईद नूर साहब को मैं बड़ा पसंद आया, तो फिर उन्होंने मुझे चांस दे दिया एक फिल्म में, कज़न का रोल इन सबने अपने अपने मूवी। लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो। और ये किस सन की बात है? ये 2002 2002 I was 9, I was very young। और अच्छा, पहला ही आपको जो एक्टिंग में कैरेक्टर मिला वो मूवी का मिला? लेकिन लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैं जो कि लोगों को हीरो जो मेन आप लीड आते हैं, तो बचपन से आपको सपोर्टिंग उसमें होंगे ना। मैं, आई वाज वन ऑफ द ऑब्वियसली मेन कैरेक्टर, बट आई वाज मेरी लुक डिफरेंट सी थी, और वो साइमा का कज़न होता हूँ, छोटा और यंगस्टर, इस तरह से। तो वो मैं इसमें कोई चीज़ शर्म महसूस नहीं करता। बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं जो अपना ईयर वो बताते हैं जिसमें वो फेमस हो गए और ये वो। मैं कहता हूँ मेरे बुरे से बुरा काम भी आप देखें, ताकि आपको मेरी जर्नी का पता चले कि मैं कहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ और मैं अब क्या हूँ। दैट इज समथिंग नॉट टू बी अशेम्ड ऑफ। ये मेरा अपने कलीग्स को भी ये है, जितने भी एक्टर्स काम करें, दिस इज द क्रेडिट कि आपने इतना। हर, मैं एक मिसाल मशहूर है ना कि हर बड़े काम की शुरुआत बाजों का छोटी ही होती है। कोई भी बड़ा काम स्टार्टिंग से बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे स्टेप्स को आप पार करते 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 फिर आप पहुंचते हैं। एंड फेलियर्स आल्सो, बिल्कुल बहुत जगह होता है, आप नाकामयाब भी होते हैं, आप फेल भी होते हैं, लेकिन इंसान वही होता है जो उठे फिर दोबारा चले। मगर ये रहा है कि जिन जिन प्रोजेक्ट्स में मैं लीड एज अ लीड रोल, जैसे मेरा मिट्टी की मूरत आया था 2003 में, जिसको लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला, जिसमें मुझे कैश इंसेंटिव अवार्ड मिला था, और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा भी हो रहा था, तो मुझे हीरो दिखा सकते थे, जो कि उन्होंने दिखाया और कामयाब भी रहे। मैं उसमें कह सकते हैं हीरो लग रहा था। उसमें तो मेरा सक्सेस वाज अमेजिंग। लाइक पहली दफ़ा
4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस पाकिस्तान टेलीविजन को किसी ड्रामे ने दिया था, वो था। ओह दैट वाज जस्ट इनक्रेडिबल। लोग पीछे लग जाते थे, गाड़ी में याद है चलाता होता था तो वो लोग बच्चे पीछे लग जाते थे। तो वो फेम, मतलब मैंने वो फर्स्ट टाइम वो वाला एक्सपीरियंस किया था। और वो ड्रामे से मिला आपको? मिट्टी की मूरत से मिला। सही सही। वो तो अभी भी लोगों को याद है। लोग ये भूल गए होंगे कि शायद ये कायद वही वही है या वो होगा, ये लेकिन मिट्टी की वो मूरत वाला एक्टर है। रिकॉर्ड आप छुपा नहीं सकते ना। अब फहद मुस्तफा वाज आल्सो इन देयर, वो विलन के बेटे बने हुए थे। सही। ठीक है, वो अब मेरी अभी भी दोस्ती फहद से उसी टाइम के हवाले से होती है कि यार वो बातें हो रही हैं। तो वो ये देखें, ये जो रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड चीजें आप छुपा नहीं सकते। तो फैमिली में इससे पहले कोई ऐसा था एक्टर वगैरह या कोई फनकार या शोबिज से किसी का ताल्लुक फैमिली में आपकी? मेरे फादर डॉक्टर थे, तो नहीं, फैमिली में दूर दूर तक नहीं था? दूर दूर नहीं थे। मेरे जो नाना थे वो सिनेमा ओनर थे इस्लामाबाद रावलपिंडी के। बट एक्टिंग की बात कर रहे हैं, एक्टिंग में कोई नहीं था? Nobody, तो I'm the अब यू आर first द one. ओनली? अभी तक मैं एक ही हूँ। स्टिल अभी तक? स्टिल कोई भी नहीं है। ओके अच्छा, फैमिली में जब कोई ऐसा आपका बैकग्राउंड नहीं होता है और आप फिर ऑब्वियसली बात है आपके अब्बा डॉक्टर थे, तो 110% श्योर कि वो उन्होंने कहा होगा बेटा भी डॉक्टर ही बने, ऐसा ही था? ऐसे ही था। मुझे पता था। तो फिर जब बेटा एक्टिंग की तरफ आ गया और एक्टिंग को ही परस्यू करना शुरू कर दिया एज करियर, तो फिर फादर के क्या कंसर्न थे? उन्होंने कोई रोक टोक तो नहीं लगाई? नहीं, शुरू में तो वो यही प्रोग्राम प्लान था कि डॉक्टर बनाना है, बिकॉज माशाल्लाह वो गवर्नमेंट सर्वेंट में रहे हैं, सर्विस में सारी उम्र रहे हैं, और अभी भी अब तो खैर रिटायर हो गए। तो वो यही प्लान भी यही था। मुझे भी शौक था, क्योंकि मुझे हेल्थ सर्विसेज, लोगों की हेल्प करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोग किसी बीमार को सही कर, मतलब देखना खुश, और ये मैं इस तरह का हूँ, बड़ी एम्पैथी है मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो प्लान तो यही था, और वो हेल्प कर सकते थे, सबसे बड़ी बात। ही सेड कि आई कैन हेल्प यू। और ये तो हॉबी थी, बट ये एक ऐसी हॉबी थी जो उस टाइम पे, जो कि आपको पता है 2002-3 एक टाइम है जिस वक्त बूम पे आ रही थी बिल्कुल। industry। और एक चैनल से फिर गाहे बगाहे दूसरे बड़े चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस बड़े फ्लरिश कर रहे थे। इनशॉर्ट हमारा मीडिया बड़ा उस वक्त के बाद से ही फिर फ्लरिश होना शुरू हुआ। और मुझे चूंकि मेरा स्टार्ट पीटीवी से हो चुका था, तो मैं आर्टिस्ट थ्रू प्रॉपर चैनल समझा जाता था। मैं ये नहीं कि कोई सिफारिश है, किसी का कजन है, किसी का बेटा है, तो ये है वो। मैं पाकिस्तान टेलीविजन में थ्रू ऑडिशन और फिर सुपर हिट ड्रामा मिट्टी की मूरत, ब्लॉकबस्टर, आज भी लोग याद करते हैं। वो अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, रीरन अभी भी रीरन चलती है बाय द वे उसकी। अच्छा, और अभी भी पीटीवी पैसे बनाता है उससे। वाह, वाह, जी, अभी भी कोई 3 महीने पहले मुझे कह रहा था मिट्टी की मूरत ऑड टाइमिंग्स पे पीटीवी होम पे चल रहा है। मैंने कहा गुड। तो वो जो प्राइवेट चैनल्स मुझे ऑफर्स करते थे, वो पैसे देते थे अच्छे, वो दे वांटेड कि मैं आऊँ। तो इस वजह से वो फिर हॉबी साथ साथ स्टडी के साथ साथ मेरी वो इनकम Profession वगैरह बनता स्टार्ट चला हो गई। तो जब मेरे फादर ने देखा ये काम भी अच्छा कर रहा है, तो फिर दे सेड गुड, गो अहेड फॉर इट। पहले तो बहुत लड़ते थे, ही वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। हाँ, और मदर का क्या रिएक्शन होता था? उनको तो अच्छा लगता होगा मेरा बच्चा टीवी पे आ रहा है, या उल्टा था? मदर को तो पता था ये ले जाएगा, ये कर जाएगा। मदर, अम्मा का ट्रस्ट था आप पे? मदर अम्मा का तो trust था। वाज लाइक कि डरती थी फादर से। लेकिन मुझे याद है पाकिस्तान टेलीविजन में जब फर्स्ट टाइम मुझे ये लीड रोल ऑफर हुआ था, तो वो अब्बू ने कहा इसको कोई ख्वाब वाब आ गई है, वो लड़ाई हो रही थी मेरी। मैंने कहा देख तो लें, हो सकता है ठीक कह रहा हो, मतलब। बट शी हैड ट्रस्ट इन मी, शी वाज लाइक यू कैन डू इट, और तुम कामयाब होगे तभी मेरी जुबान मैं इनकी बंद कर सकूंगी, वरना तो। ओह माय गॉड, मतलब आपको इनकरेज कर दी थी वो? बट डर पुत्र पीछे ना ही वापस, हाँ, आगे जाना है। एग्जैक्टली। तो वो जब हुआ तो फिर अल्लाह का शुक्र है, फिर तो जो लोग मुखालिफत भी करते थे दे वर आल्सो वेरी प्राउड। तो जब मेरे इंटरव्यूज वगैरह चलने शुरू हो गए, मेन चैनल्स पे लाइव आना शुरू हो गया, तारीफें हो गई, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर अब्बा ने भी कहा कि हाँ सही है, ओह ठीक है, यस जाने दे। यस यस। तब तो मैं नखरे करता था, प्रोजेक्ट नहीं करना, इसमें ये नहीं मसले हैं, ये मसले हैं। मेरी रिजर्वेशंस होती थी ना, मतलब अब मुझे पता है ना आगे मुझे क्या फेस करना बिल्कुल, है। ऐसे तो वो कहते जाओ यार, जाओ काम करो, क्या तुम बैठे हो घर में, जाओ, अच्छे नहीं लगते तुम। माय ग्रैंडफादर आल्सो, मेरे ग्रैंडफादर की अभी 2 साल पहले डेथ हुई है, Okay. तो ही वाज आल्सो वेरी एनकरेजिंग कि क्या काम करो भाई, जाओ, ये नखरे नहीं करो। सही। नहीं मतलब फैमिली की सपोर्ट तो वैसे बहुत ज़रूरी होती है कि उसकी फैमिली की सपोर्ट के बिना मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान कुछ कर सकता है। खैर यहाँ हम वहाँ की जर्नी की तो हमने आपकी पीछे की जर्नी की तो हमने सुन ली। अच्छा, यहाँ जब आपको कराची से थिएटर का जब आ रहा था ऑडिशन के लिए आपको, या जो भी आपको ऑफर आई थी, तो ये आपका डेब्यू था थिएटर का पाकिस्तान में, या इससे पहले भी पाकिस्तान में थिएटर कर चुके थे आप? नहीं, बिल्कुल थिएटर का डेब्यू था। मैंने कभी एक सीन भी नहीं कभी थिएटर में तो ये जो कायद-ए-आज़म वाला जो रोल है बाबाए कौम का, आप जो 14.5 अगस्त में निभा रहे हैं,
ये आपको फर्स्ट है थिएटर में? बिल्कुल फर्स्ट ओह। डेब्यू टाइम, मतलब इससे पहले थिएटर नहीं किया आपने बिल्कुल पाकिस्तान थिएटर। मैं बता रहा हूँ, एक जुमला मैंने लोगों के सामने नहीं बोला। मुझे जब बैठे हुए थे मैंने कहा यार इतने लोगों के सामने मैं कैसे क्या बोलूंगा भाई। ओके, तो बड़ा मुश्किल नहीं हुई आपको? क्योंकि टीवी की और फिल्म की और थिएटर की एक्टिंग में बड़ा फर्क है। इट वाज सो फनी, सो फनी। मैंने दावर से बोला यार बीच में अगर मैं जुमला भूल गया तो ये क्या नहीं होगा? मेरा कंसर्न कि यार थिएटर तो कहता- लाइव होता है, उसमें अगर आप कुछ भूल गए तो। कहता है नहीं बोलोगे, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं। तो ये मतलब ऑब्वियसली इज अ नहीं, इंसान है, ह्यूमन एरर तो कहीं ना कहीं भी तो आ ही जाता है ना, और फिर आपका वक्त पूरा चल रहा हो तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर उसके लिए क्या सोच के रखा था कि अगर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे कुछ थे। भी नहीं, ओके, कुछ भी नहीं, और जो सोचा था वो हुआ ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट हुआ। चलिए ये तो बड़ी ब्लेसिंग हो गई, वरना फर्स्ट टाइम थिएटर करना और इतना बड़ा रोल और एक इतने बड़े आदमी का रोल, मतलब बाबा कौम में यार, वो उनको पोर्ट्रे करना बड़ा मुश्किल हुई होगी फिर आपके मैं लिए। इसीलिए ये बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये चीज़ ये तो देख रहे होते हैं कि कायद आज़म का रोल दे दिया है, पर वो ये नहीं देख रहे होते कि ये इंसान ने फर्स्ट टाइम वो अपीयर हुए हैं। ओके, और बल्कि मेरे जितने भी को स्टार्स हैं, स्पेशली जो गांधी भी और ये सारे, ये लोग तो बहुत कर, जो 5 साल से थिएटर कर रहा है और उसने कई कई ड्रामों में काम किया और दावर के साथ कोऑर्डिनेशन एज अ डायरेक्टर भी बनी है। मेरा तो ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं था। मैंने तो वही अपने फिल्म और टीवी के एक्सपीरियंस को बीच में ब्लेंड करते हुए, कई चीजें मुझे पता भी नहीं, मुझे अभी भी नहीं पता है। ओके, मैं इस चीज को मानता हूँ, मैं ऑन रिकॉर्ड इस चीज को जो है वो करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ओन करता हूँ कि बहुत सारी चीजें मुझे थिएटर की अभी भी नहीं पता जो इन लोगों को पता है, बट आई डिड इट। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये तो आपके पॉजिटिव उसमें जाता है कि एक चीज जो आपने जिंदगी में कभी नहीं की और आपने फर्स्ट टाइम की और माशाल्लाह बहुत अच्छी की। मौका ही तो नहीं ये मिला। तो फिर क्लैप बनती थी Thank you, आपके लिए। thank you so much. बिल्कुल जनाब, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही आर्टिस्ट कर सकता है जिसके अंदर जुनून होता है और कुछ जो क्वालिटीज़ होती हैं वो गॉड गिफ्टेड अगर अल्लाह ताला ने दी हुई हो तो वही फिर निकल कर आ रही होती हैं सामने। तो बिल्कुल जनाब, उमर काजी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद भी हम इनसे बात करेंगे। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया। वेलकम बैक जनाब, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ एशिया का टी टाइम और मैं हूं आपकी मेज़बान शैला महमूद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में उमर काजी, और जिनका ताल्लुक जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री से है। बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना का किरदार निभा रहे हैं। वही हम जहाँ से बात हमने छोड़ी थी वहीं से सिलसिला तकल्लुम दोबारा से जोड़ते हैं कि हम बात कर रहे थे कराची में थिएटर की। तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, तो इसके बाद आप, जाहिर सी बात है जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा आपका थिएटर का एक्सपीरियंस, तो क्या सोच रहे हैं कि आगे फर्दर उसमें इन फ्यूचर के थिएटर की तरफ भी परस्यू कर सकेंगे आप, क्योंकि टीवी और फिल्म तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं? जी, थिएटर की अगर अच्छी प्रोडक्शन होगी जिस तरह से ये है तो यस आई विल, इंशाल्लाह ज़रूर। अभी तो इनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अगर ये दोबारा बुलाते हैं और कुछ इस तरह की कोई अच्छी क्योंकि ये थिएटर अब लाहौर और इस्लामाबाद भी जाएगा इसके बाद, कराची के बाद। जी वो तो आई नो दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट एवर प्रोडक्शन। इतनी बड़ी मैंने तो कभी नहीं सुना पाकिस्तान में आज तक, नहीं इतनी बड़ी शायद और प्रोडक्शन। इस वाले जो 14.5 अगस्त में मैं देख रही हूँ कि जो कास्ट है, जो लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप रिजेंबल करें अनवर साहब का जो 14.25 अगस्त है और जो 14.25 अगस्त है, उसमें इतनी ह्यूज कास्ट नहीं है जितनी मुझे इस वाले थिएटर में नजर आई। देखिए ये जैसे कि अहमद शाह साहब ने बात की थी ना कि वो इसको एक फिल्मी टच दिया है। आइटम सॉन्ग आपने नहीं कभी देखा होगा, बिल्कुल थिएटर में नहीं था। और इसके ऊपर मैं बताऊं यहाँ पे कि काफी तनकीद भी हुई थी लोगों की कि इस थिएटर के अंदर जो है वो आइटम सॉन्ग का क्या काम था। वो तो होती है, देखिए आप सबको खुश नहीं कर सकते। बिल्कुल, हर बंदे को खुश, बाप भी होता है ना तो वो भी एक बेटा उसको ज्यादा पसंद होगा, एक बेटा कम पसंद होगा। हर बंदे को आप अगर खुश करने के चक्करों में पड़ेंगे ना तो आप अपना ही काम खराब करते हैं। वो बेसिकली इन जनरल प्ले लाइक किया जा रहा है, वो हर इंग्रेडिएंट्स के साथ किया जा रहा है, सो इट इज ओके। और वो फिल्मी टच इसको जरूरत थी। ये प्ले और ये सब्जेक्ट ऐसा है कि ये पार्टीशन क्यों हुई और उसमें वो जंग है, उसमें हम टोटल कॉमेडी, जैसे पिछला मैंने 2 पार्ट सुना है कि बिल्कुल कॉमेडी की तरफ ज्यादा फोकस था। हाँ। तो यहाँ पे सीरियसनेस भी थी। इट वाज डार्क ह्यूमर, इट वाज सीरियसनेस एंड एट द सेम टाइम कॉमेडी। तो वो चीज़ों को ब्लेंड किया, तो इस वजह से वो उनको एक फिल्मी टच देना था जो कि लोगों को एक अपील करे, लाइक अट्रैक्शन कह लें। अट्रैक्शन। अब मैं मूवी का बंदा हूँ बेसिकली, मुझे ड्रामों में भी आप नहीं देखेंगे। मैं सास बहू के ये आम ड्रामों में मैं कहीं पे भी आपको नहीं नजर आऊँ,
क्योंकि एक स्पेशल कुछ इस तरह की चीज़ होती है, मूवी बन रही है जी, वो मुझे बुला लेते हैं इस टाइप, तो वो भी मकसद वहीं पे ही आपको फील होगा कि उसको एक जो वो करना चाह रहे हैं वो एक फिल्मी टच देना चाह रहे थे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे हैड दैट इन माइंड, सही। तो वो उसमें वो कामयाब हुए हैं और लोगों ने लाइक भी किया। अच्छा, जिस वक्त आपने फिल्मों में काम किया वो 2002, 3, 4, 5 ये वाला सन चल रहा था जिस वक्त आप फिल्म्स कर रहे थे। मैंने 8 तक भी किया है, और मेरी फिल्म अभी पिछले 2 साल कोरोना में 2020 में भी रिलीज हुई है, कौन है, ओके। जो कि ऑब्वियसली अब फिल्म्स का जो कि इतना ट्रेंड नहीं है, उस हिसाब से वो मार्केटिंग नहीं हो सकी, लेकिन मुझे इस बारे में कोई वो नहीं है, शर्म नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि मैं कर रहा हूँ, उन्होंने ली है और मल्टीप्लेक्सेस में सब में वो रिलीज हुई है। सो मुझे आई ओन माय स्टफ। उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री में और अभी जो करंट फिल्म्स बन रही हैं, इसमें क्या फ़र्क देख रहे हैं कि आया क्या हमने जो एज वो कह लें कि टेक्नोलॉजी जाहिर सी बात है फास्ट हुई है पुराने की निस्बत, क्या हमने सीखा है कुछ या हम अभी वही पुरानी उस पर ही चल रहे हैं फिल्म बनाने में? नहीं, पहले मेरा ख्याल है प्रोफेशनल्स जो थे वो स्टूडियो से लोग निकल के आते थे, अब इंडिपेंडेंट फिल्म आ गई है। लाइक कोई भी बाहर से पढ़कर आता है और वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से वो बना सकता है मूवी। पहले एक सेट पैरामीटर्स होते थे और आपको चलना पड़ता था। लाइक मैडम संगीता एक फिल्म बना रही हैं तो सैयद नूर बनाएंगे, नासिर अदीब बनाएंगे, जावेद शेख बनाएंगे, तो वो एक देख के एक दूसरे को कि ये चीज़ें चल रही हैं और ऐसे ऐसे लोग लाइक कर रहे हो। अब वो इंडिपेंडेंट सिनेमा आ गया है, कोई इंसान बना रहा है फिल्म, लाल कबूतर बिल्कुल ही वो जिस तरह से अलग ही, जिस तरह इंडिया के वो आर्ट फिल्में टाइप बन रही हैं, कोई और नबील कुरैशी वो तो वो बना रहे हैं कमर्शियल बना रहे हैं, जिस तरह से वो नॉन लीनियर पे एडिटिंग करके टक 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 चेंज हुए, सीन्स चेंज हुए, तो ये अब आपके पास डाइवर्सिटी आ गई है। पहले सेट पैटर्न पे बनती थी, तो अब ये है कि वो ज्यादा चॉइस। अभी भी मेरे ख्याल में उमर, हमें अभी भी बहुत ज़रूरत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री पे काम करने की। अभी भी अच्छे हैं हमारे पास, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अच्छे डायरेक्टर्स की अगर हम बात करें, अच्छे प्रोड्यूसर्स की बात करें, टेक्निकली अभी भी हम कम है, मतलब इस उसमें फिल्म में क्या कहते हैं आप? डेफिनेटली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमें एक एडवांटेज आ गया है कि पहले हम लोग करते थे, जो मैंने की है आखिरी लाज की थी आई थिंक रऊफ खालिद साहब की, उसके अंदर वही सेलुलॉइड होता था, एडिटिंग जो है वो काट की होती थी। वही पुराना वाला 2003 वो में जो, और वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता था। तो ये हमें एडवांटेज है कि अब हम वीडियो पे फिल्म बना लेते हैं, जैसे हम टीवी ड्रामा बना रहे हैं, रिकॉर्डिंग पे भी फिल्म बन गई, सही, मार्क 4 पे बन गई, रेड पे भी बन गई, तो वो चले टेक्निक तो वही है। तो ये तो एडवांटेज है, इसका फायदा उठाना चाहिए था कि फिल्म सस्ती बन गई, बजट हाफ हो गया, तो बिजनेस जो है वो डबल हो, लेकिन वो फिर भी मूवीज फायदा फिर भी नहीं उठा रहे हैं। वो मूवीज साल की आ कहाँ रही हैं, 4 से 5 तो मूवीज से कम, मतलब एक साल तो ऐसा भी गुजरा कि मेरे ख्याल में 2 फिल्म्स थी सिर्फ ईद के जो रिलीज हो रही थी, इस टाइप का कुछ है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की जानिब जाए हमारी इंडस्ट्री। अच्छा, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है आप एक्टर हैं और एक अरसे से एक्टिंग करते चले आ रहे हैं, तो फील्ड में ऐसा कोई इंसान हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो, आप जिससे बहुत इंस्पायर रहते हो, या एक होता है ना कि जी मैं इसके जैसा मैंने काम करना है, कोई ऐसा शख्स? देखिए, अच्छे की तो कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं कहूँ अच्छा तो अच्छे से अच्छा ही होंगे। बाकी ये कि जो लोग मुझे पसंद हैं, आप वो कह सकते हैं। मुझे एक्टिंग में मैं तलत हुसैन साहब को बहुत पसंद करता हूँ, तलत साहब तो, और वो बचपन से करता हूँ। मैं छोटा था तब से ही मैं उनको पसंद करता हूँ, उनकी आवाज़, उनका बोलने का अंदाज। वो तो अपनी तलत साहब तो अपनी ज़ात में एक एकेडमी है भाई, आप थोड़ी देर उनके पास बैठ जाएं सही। मैं तो जब थोड़ी देर बैठता हूँ तो मैं थोड़ी देर नहीं होती, वो 2-3 घंटे हो जाते हैं। मैंने मूवी भी चूंकि लाज उनके साथ की, 2 सीरियल उनके साथ किए, सहरा और समंदर, तो अभी भी हम बैठते हैं तो बस फिर दुनिया इधर से उधर हो जाती है, फिर गप्पे ही चलती है। अब तो उनकी एज हो गई है तो बहुत ज्यादा काम वो कर नहीं रहे हैं। अब तो उनके बाद कौन? साजिद हसन साहब मुझे बहुत पसंद है। साजिद हसन वेरी एनर्जेटिक, और बहुत एक्टर्स अच्छे माशाल्लाह। सॉरी मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। आप सिर्फ मेल के नाम क्यों ले रहे हैं? आप खवातीन क्यों नहीं आपके ज़हन में आ रही? कोई कि अच्छी खवातीन, क्या मतलब है आपका उमर की अच्छी खवातीन नहीं है हमारी इंडस्ट्री में? मैंने इतना ज्यादा काम फॉलो नहीं, मुझे समीना पीरज़ादा साहब अच्छी लगती है। समीना पीरज़ादा, रूही बानो का मैंने काम देखा था, वो बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। आजकल की यंग कोई हीरोइन नहीं आ रही आपके दिमाग में? है इतनी सारी हैं, या अगर आपने एक का नाम ले लिया तो दूसरी कहीं नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ तो नहीं है? यंग गर्ल्स मैं इतना आजकल, शायद मेरी नालायकी है, मैं इतना ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, लेकिन बहुत सोचना पड़ रहा है आपको।
नहीं अगर आ रही हैं और वो काम कर रही हैं तो जाहिर बात है अच्छा ही काम कर रही हैं तो आ रही हैं। सो बट पर्टिकुलरली मैं नहीं कह सकता कि कौन अच्छा ज्यादा अच्छा काम कर रही है। सॉरी, सारी अच्छा कर ये रही हैं। आप ये डिप्लोमेटिक जवाब है ये ये वही वाली बात तो नहीं है कि नाराजगी हो जाएगी अगर मैंने एक का नाम ले लिया ऑन स्क्रीन। ऑनेस्टली स्पीकिंग ना मुझे अब लोग होते हैं ना जैसे देखने वाले हैं, वो कहते हैं जी इस बंदे ने डायलॉग ऐसे बोल दिए, इसको एक्टिंग नहीं आती, इसने डायलॉग में ऐसे। देखिए डायलॉग बोलना हर बंदे का बोलने का अपना अंदाज होता है। मैं अभी अपने अंदाज से बोल रहा हूँ, कोई और बैठे होंगे वो अपने अंदाज से इंटरव्यू भी दे रहे हैं। एक्टिंग ये नहीं होती है। एक्टिंग का कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के साथ ज्यादा ताल्लुक होता है, जुमले बोलने के साथ कम है। कभी कभी आपका कैरेक्टर ही ऐसा होता है कि आपको फंबलिंग करनी है, कैरेक्टर कंफ्यूज्ड है तो आप फंबल भी कर रहे होते बिल्कुल। हो, उसमें डायलॉग डिलीवरी क्या करेगी? हाँ, अगर आपने डायलॉग डिलीवरी पे फोकस किया, अभी एक आदमी वो बोलते ही ऐसे मुझे पता, तो आप क्या देखोगे कि उसने एक्टिंग गलत की है? नहीं, वो तो फंबल ही, वो तो कैरेक्टर जो वो कर रहा है वही फंबल करता है, तो वो फंबल ही करेगा ना। तो आपने कैरेक्टर देखना होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना, वहाँ पे टेलीविजन पे कोई कैरेक्टर नहीं होता है। वो सास बहू के जुमले होते हैं, जुमलेबाजी होती है। एक लड़का होता है वो गरीब सा, वो मोटरसाइकिल पे गया, उसको नौकरी नहीं मिली, वो आ गया, वो जुमले बोल रहा है, जैसा वो है वो जुमले बोल रहा है। तो हमने जुमलों को एक्टिंग बना लिया, जुमले बताओ अच्छे बड़ी बोले, बारीक बात की है आपने तो वैसे। वो एक्टिंग नहीं होती है ना। तो अब आप मुझे बोल रहे हैं एक्टर बताओ, अच्छा वो बेचारी वो कुछ करेंगी तो समझ में आएगा ना। उनको चांस नहीं मिल रहा ना अनफॉर्चुनेटली। उनको जब चांस मिलेगा तो आपने मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं दे दिया कहीं लग ना जाए कहीं मैं तो किसी। लग नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि दें, मैं चाह रहा हूँ उनको मौका दिया जाए और ऐसे कैरेक्टर्स वो करें जो अपनी पर्सनालिटी से हट के, जहाँ पे रोने का ही सिर्फ पता ना चल रहा हो कि रोता अच्छा है या बुरा है, जो वो किसी कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे कर रही है वो पता चले। सही। तो यंग मेल में भी कोई नहीं, आपने जो नाम लिए जैसे साजिद इंसाफ तल्ला साहब, ये तो हमारे पुराने हैं। तो ये तो आप देख लें, आप इनको कोई भी रोल आप दे दें, उनकी अपनी पर्सनालिटी कहीं और निकल जाएगी और वो रोल कहीं और निकल जाएंगे। तो अगर ऐसा मुझे काफी नाला नजर आते हैं आप मुझे थोड़ा इंडस्ट्री के करंट काम से। नहीं मकसद ये है कि देखिए, तब अगर आपका काम एक्टिंग है और आपने एक्टिंग में एक रोल अपनी पर्सनैलिटी से हटके पोर्ट्रे करके उसको मनवाया, तब तो आपको वो करेंगे। लेकिन अगर आप बस ऐसे ही बस आप टीवी पे आ रहे हैं और टीवी पे बहुत ज्यादा आ रहे हैं और इस वजह से आपको कह रहे हैं वाह आप टीवी पे ज्यादा आ रहे हैं, तो वो तो और आपको एक के बाद एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। वो तो आप चैनल ओनर हैं, तो आप चैनल ओनर के बेटे भी हो सकते हैं, तो आप टीवी पे हर वक्त आएंगे, या आप किसी की कोई सिफारिश भी होगी तो आप टीवी पे आ सकते हैं। तो इसमें कोई कामयाबी वाली बात तो नहीं होगी। कामयाबी वाली बात तो होगी कि आप एक्ट करके दिखाएं, जो एक्ट है, जो आप एक अपने पर्सनालिटी में होते हुए कुछ किसी और पर्सनालिटी को रियलिटी के करीब तरीन ला कर दिखाएं। तो आपको क्या लगता है हमारी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पे काम होता है? हमारी इंडस्ट्री में हो सकता है, मैं इस बारे में तो नहीं, मैं तो काम बहुत सिलेक्टेड करता हूं, तो मैं इस बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि म्यार तब आपका नजर आता है जब आप परफॉर्मेंसेस ऑन द बेस ऑफ कैरेक्टर्स देते हैं। परिजाद अभी मैंने ड्रामा देखा था, उसने कोशिश की है करने की एक्टिंग और अच्छी की है। जहां तक मैंने देखा, मैंने पूरा फॉलो उसको नहीं किया है, ठीक है, तो जहाँ पे वो मुझे लगा मैंने तारीफ की है। बाकी नुमान एजाज साहब, नुमान भाई, वो जब भी एक्टिंग करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करते हैं और वो बहुत अच्छा करते हैं। वो अभी भी एज हीरोज को कम्पीट कर सकते हैं अभी भी इस एज में भी। शबीर जान, जावेद शेख साहब तो वो कर रहे हैं ना। आप फिल्म्स में देखिए, वो जरूरी होना उनका जावेद शेख साहब के बगैर कोई फिल्म नहीं बनती, तो वो तो कर रहे हैं कम्पीट। सही। अच्छा, आखिर में यहाँ क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो है वक्त अब अख्तामी और राहिल की तरफ गामजन हो चुका है, तो आखिर में कोई मैसेज जो न्यू कमर्स थिएटर या टीवी या फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप न्यू कमर्स को? देखिए, काम मिलना और चांस मिलना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। बात ये होती है कि आप उस चांस के वर्दी हैं या नहीं। यू हैव टू रियलाइज़ कि आप इस काम के वर्दी हैं। दूसरे ये कि शौक़ जो होता है ना, वो उसके लिए आई थिंक कि इतना बड़ा डिसीजन लेना, अपनी लाइफ का रिस्क लेना इज़ नॉट अ गुड एटीट्यूड डिसीजन। आपको जब कंफर्म हो कि आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आपको इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए काम करने, क्योंकि ये बहुत रिस्की काम है। बड़े बड़े एक्टर्स आप देखें कि गायब हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा होता, उनका एंड बहुत बुरा होता है, ठीक है ना। उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इसको एज ए शुगल ना लें, एज ए काम, बड़ा सीरियस काम लें। और अगर आप समझते हैं आप वर्दी हैं इसके और आप इतनी एफर्ट कर सकते हैं और आप इतना एक्सेल कर सकते हैं, तभी इस काम में आए।
बिल्कुल, और बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज दिया उमर ने कि वाकई ऐसी ही होता है कि अगर जिस काम में आप अपनी दिलो जान ना लगा दें, जिसमें आपकी अर्क-रेज़ी शामिल ना हो, मेरे ख्याल में वो फिर काम जो है वो उसमें मेहनत फिर वो अलग नज़र आती है, क्या कहते हैं आपके, मेहनत जो होती है वो फिर अलग नज़र आती है, और वैसा ही इंसान जो है वो फिर अपनी उस फील्ड के अंदर कामयाब होता है। तो जैसा कि अभी उमर काज़ी जो है वो माशाल्लाह से अपनी कामयाबी की राहों की तरफ गामज़न है। बहुत शुक्रिया उमर, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। तो जनाब, यहाँ वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते ऐसे ही किसी ज़बरदस्त शख्सियत के साथ आपकी हम करवाएंगे मुलाकात, और तब तक जो है वो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ एशिया, और यहाँ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।